नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ प्रहार। दाहोद में स्कूल का प्रिंसिपल बना राक्षस, 6 वर्ष की बच्ची के साथ छेड़खानी के बाद हत्या। और वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों के सर्वे में भेदभाव, अटलादरा के लोगों ने जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में आज खत्म हो रहे दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। यहां राहुल गांधी ने सुरनकोट में कहा कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है वह कराता है। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा भाई भाई को लड़वाती है। जो 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वे वैसे नहीं हैं। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूं, मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। वे कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वे कानून पास नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं,
वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है। सुरनकोट के बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर के साल्टेन निर्वाचन क्षेत्र में भी रैली की। यहां उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के लिए समर्थन मांगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान आज ही खत्म किया गया है। यहां 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी। गुजरात के दाहोद में शिक्षक के नाम पर कलंक लगाने का एक और मामला सामने आया है, जहां प्रिंसिपल ने ही 6 वर्ष की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। दाहोद जिले के सिंगवड़ तालुका की तोरनी प्राथमिक स्कूल में पहले स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली 6 वर्ष की बच्ची का शव संदिग्ध रूप से स्कूल के परिसर में ही बरामद हुआ था। यह बच्ची अपने घर से स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट की गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए निकली थी। इस दौरान प्रिंसिपल ने बच्ची से शारीरिक छेड़खानी की कोशिश की। बच्ची के हो हल्ला करने पर प्रिंसिपल ने अपनी करतूत छुपाने के लिए बच्ची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और स्कूल के कंपाउंड में बच्ची के शव को फेंक दिया। इस मामले पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाते हुए मामले का पर्दाफाश कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। 19 તારીખના રોજ સાંજના 6:30ની આસપાસ જે તોરણી ગામની પ્રાથમિક શાળાની કમ્પાઉન્ડ વોલ પાસેથી શાળાના પ્રેમાઇસીસમાં જે બાળકી ધોરણ 1માં અભ્યાસ કરતી બાળકીની લાશ મળેલી તે બાબતમાં એમનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવેલ। બીજે દિવસે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવતા તેમાં ધ્યાન પર આવેલ કે સ્મોધરિંગથી બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે, મતલબ એનો શ્વાસ રૂંધી દેવાના કારણે બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે। આ સમગ્ર બનાવની હકીકત એવી હતી કે સવારે આશરે 10:20ની આજુબાજુમાં પ્રિન્સિપાલ ગોવિંદભાઈ નટ પોતાની ગાડી લઈને સ્કૂલે જતા હતા ત્યારે એની માતા રસ્તામાં બાળકીને લઈ અને ઊભા હતા। એમણે આ પ્રિન્સિપાલની ગાડી રોકાવી અને એની ગાડીમાં આ દીકરીને બેસાડી દીધેલી। ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટના એવી બની કે આ પ્રિન્સિપાલે રસ્તામાં કોઈ સ્થળે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કરવાના પ્રયત્ન કરતા બાળકીએ બૂમાબૂમ કરવા લાગેલી અને એનું મોઢું દાબી દેવામાં આવેલું, જેના કારણે શ્વાસ રૂંધાવાથી બાળકી બેહોશ અથવા તો મરણ ગયેલી। ત્યારબાદ આ પ્રિન્સિપાલ પોતાની ગાડી જે સંપૂર્ણપણે કાળા કાચવાળી ગાડી રાખે છે, આ પ્રિન્સિપાલે પોતાની ગાડી શાળામાં જઈ નિયત જગ્યાએ પાર્ક કરી લોક કરી દીધેલી। સાંજના આશરે 4:45 એણે ગાડીના કાચ થોડા ખોલી નાખેલા, જેથી કોઈ વ્યક્તિ જોવે તો એવું પ્રસ્થાપિત થઈ શકે કે ગાડીમાં પૂરાઈ ગયેલી। આ ઉપરાંત જ્યારે શાળા છૂટી ત્યારે પ્રિન્સિપાલે બધાને રવાના કરી દીધા અને પોતે પોતાના હાથેથી ઉપાડી આ બાળકીની લાશને જે જગ્યાએ મળી ત્યાં મૂકી દીધેલી અને બાળકીનું દફતર જે એની ગાડીની લેગ સ્પેસમાં પડી ગયેલું અને ચપ્પલ પણ ત્યાં નીકળી ગયેલા ગાડીમાં, એ ઉપાડી અને બાળકીના વર્ગખંડની સામે ખૂણાવાળી જગ્યાએ મૂકેલું, જે અમારી પૂછપરછમાં બાળકોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આખા દિવસ દરમિયાન આ દફતર અહીંયા નહોતું। આ તમામ હકીકતો ધ્યાનમાં આવતા તમામ શિક્ષકોને અત્રે લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશને સઘન અને સતત પૂછપરછ કરેલી અને તમામ ટેકનિકલ ડેટાનું એનાલિસિસ કરતાં પ્રિન્સિપાલ કબૂલાત કરેલી અને ભાંગી પડેલા અને એણે જે પહેલાં સ્ટોરી કરતા હતા કે મને ખ્યાલ નથી, મેં ઉતારી દીધી હતી, એ જ પ્રકારની વાત કરતા હતા। એ તમામ બાબતોમાં સત્ય સામે આવ્યું
અને આ સંપૂર્ણ કૃત્ય પ્રિન્સિપાલ દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું અને તેમના દ્વારા આ રીતે આ દીકરીની જે લાશ છે એનો નિકાલ કરવામાં આવેલો હતો। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद अटलादरा इलाके की कई सोसाइटी में सहायता का सर्वे नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वडोदरा में पिछले दिनों आई बाढ़ को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक वडोदरा के नागरिकों को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान का ठोस सर्वे सरकार नहीं करवा पाई है। बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए किए जा रहे सर्वे में भेदभाव के आरोप अटलादरा के लोगों ने लगाए हैं। कई सोसाइटियों के नाम सर्वे की सूची से गायब होने पर कांग्रेस के नेताओं की अगुवाई में स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। पीड़ितों सहाय आपो, पीड़ितों सहाय आपो, सर्वे में भेदभाव बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। ગંભીર મુદ્દો અમારો એ છે કે 24 કલાક અમે ગટર ઉભરાય છે। વરસાદના પાણી અહીંયા પૂરના પાણી આવ્યા, કોઈ કોર્પોરેટર જોવા નહીં આવ્યો। કોર્પોરેટરને ફોન કર્યો મેં તો શું કહે છે, અમારા ઘરમાં પાણી છે। અમારા ઘરમાં કાંકરા હતા, અમારા ઘરમાં કાંકરા હતા। વોટ લેવા આવો છો તમે, બરાબર? ત્યારે તમે હાય કે પગે લાગો છો, બરાબર? કે અમને વોટ આવી જવું, બરાબર છે? 3 દિવસ છોકરાઓ પાણી વગર રહ્યા, 3 દિવસ છોકરાઓ દૂધ પીધા વગર રહ્યા, તમે જમ્યા વગર રહ્યા, લાઈટ નથી, તો તમે ક્યાં ગયા હતા? ટ્વિંકલબેન કલાલી બિલ ત્યાં ફર્યા કરે, અટલાદરાની સોસાયટી પ્રમુખ સાહેબ કુટી સોસાયટી જોવામાં નહીં આવી। ફોન કર્યો, રિસીવ નહીં કર્યો, ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દીધો। એટલે કોર્પોરેટર શું સમજે છે, એમના મનમાં શું લે કે પબ્લિક ગાંડી છે અમે? બાજુની સોસાયટી ગિરિરાજ સોસાયટી સર્વે થઈ ગયું, અટલાદરાની સોસાયટી નહીં દેખાડી તમને? કારણ શું છે અહીંયા કમ નહીં? એમને વોટ જ ખાલી જો ખાલી વોટ લેવા આવવાનું એટલે લઈને જતું રહેવાનું, પછી આમ 24 કલાક અમારી ગટર ઉપરા કોઈ જોવા નહીં આવતું, બરાબર? અત્યારે કમર સુધી પાણી હતું ઘરની અંદર, કેટલા લોકોનું અનાજ બગડી ગયું, બરાબર છે? મારા ઘરની અંદર ખુદ 2 કટક ઘઉંના બગડી ગયા। આપા આવવાની ભાજપ સરકાર આવવાની, ભાજપ સરકાર સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, કયો વિકાસ? કોર્પોરેટરનો વિકાસ થાય છે, ધારાસભ્યનો વિકાસ થાય, સંસદ સભ્યનો વિકાસ થાય છે, ખાલી પબ્લિકનો વિકાસ નહીં થતો? પગાર લઈને બેસી જવાનું તમારે, એવું? સેલરી લઈને બેસી જવાનું, એવું? દર મહિનાની સેલરી એટલે લઈને બેસી જાઓ, ટેક્સના પૈસા અમે ભરીએ, હે? એટલે તમારે પૈસા લઈને જ ખાલી બેસી જવાનું, એસીમાં જ બેસવાનું। એમાં અમારા નહીં ખાવાના ઠેકાના નહીં, પીવાના ઠેકાના, નાના નાના બચ્ચા બી ભૂખા તરસા રડ્યા કરે। હવે પાણીમાં જઈએ કઈ? અમારા ઘરમાં જ આટલું પાણી હોય, રાતના 12 વાગે સામાન ઉચક્યું, ઘરના અનાજ પાણી બધું અમારું નુકસાન થયું। કપડા ઉચકતા તો પાણીમાં કપડા હોય પડી ગયા બધા, તો ચાલો કપડા તો સમજ કે પડી ગયા તો ધોઈ કાઢીશું, પણ અનાજ કઈ લેવા જઈએ અમે, કઈ ખાવા પીવા જઈએ? પાણી જયારે ગટરો ભરાય બોલાવીએ અરજી કરીને તો કે અમને 1000 રૂપિયા આલો તમે ગટરો સાફ કરે, તો તમને સરકાર પગાર નહીં આલતી? નહીં આલતી। 1000 બોલાવે તો કે અમને પગાર, અમે પગાર લઈએ તો અલગ લઈએ, અમે અહીં કરવા આવ્યા તો અમે 1000 રૂપિયા જોઈએ, તો અમારે એવા તમે તો કઈ અમીર છે તો અમે લોકોના ઠીકરા ઘસીને જ અમે આવીએ છીએ રોજે, અમે કઈ ઘેર બેસીને નહીં ખાતા। रोज हमें लोगों काम करवा जाए तारे घेर पेट भरिए तो ये सरकार ने नहीं देखा तू है तो बंद आने जाने का रास्ता बंद तो कुछ तो सोचना चाहिए ना। जब और नहीं आए भाजपा तो कांग्रेस वाला भैया आज पूछने आए हैं तो हम लोग बताए अपना परेशानी तो कुछ सावधान निकालिए आप लोग। जब वोट लेने के लिए आते जब खाली वोटे मारते आते ही नहीं है, इतना पानी आया गया कोई पूछने नहीं आए, कोई तपास करने नहीं आए। स्थानीय निवासियों ने नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए सर्वे नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा ले जाने तक की बात कही है। જ્યારે ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે દરેક નેતાઓ ભીખ માંગવા આવે છે અને ચૂંટાયા પછી સોસાયટીનું કોઈ સર્વે કરવા આવતા નથી, વોટિંગ માટે ખાલી ભીખ માંગવા આવે છે અને ચૂંટાયા પર ખુશી મળ્યા પછી ભ્રષ્ટાચારનું આખા વિશ્વમાં ફરી રહ્યું છે। ઘર ઘર એમને ગજવા પડે છે, બંગલાઓ બને પણ આ ઝુંપડપટ્ટી છે એમાં કોઈ જોવા પણ નથી આવતું, ખાલી વોટ માટે જ આવવાનું। આ વર્ષોથી પાણીની તકલીફ છે, ડ્રેનેજ લાઈનની તકલીફ છે, ઘરોમાં સંડાસ પાણી ઉભરાય છે અઠવાડિયાથી। આ સારંગનું પ્રમુખ કનેક્શન આપેલું છે એ કનેક્શન પણ અલગ કરવું જોઈએ। સોસાયટીમાં ગંદા પાણીથી લોકો અઠવાડિયાથી રહે છે, કેવી રીતે રહેવું, બાળ બચ્ચા સાથે રહેવું, દૂધ પાણી બધું તકલીફ પડે છે।
वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आजू बाजू की जो सोसाइटी है इधर की, प्रमुख स्वामी कुटीर इसको छोड़ दिया, आजू बाजू सब जो नगर है वहाँ पे सर्वे हो गया। इधर क्यों नहीं है इसका कल हमने भेजा एक बंदे को, गिरिराज सोसाइटी में सर्वे चल रहा था तो उधर एक बंदे को भेजा तो उधर पता चला कि ये प्रमुख स्वामी कुटीर का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो उसका रीजन क्या है वो बताया नहीं। बोला हम फिर आगे कंप्लेन करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया से हम आगे जाएंगे मीडिया के मित्र के द्वारा। तो बोले तुमको जो करना है कर लो, ऐसा जवाब मिला हमको। और ये सोसाइटी मेरे हिसाब से अटलाजा में पुरानी सोसाइटी में 25-30 साल से है, पर ये सोसाइटी का रोड का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है इन लोग से। 12 महीने पंप चलता ही रहता है, कोई दिन बाकी नहीं, हर घर में पानी की प्रॉब्लम है। बीमारी का नाम इधर से जाता नहीं है, बीमारी 12 मास चलती है इधर। अटलादरा गांव के पास यहाँ पे जो प्रमुख स्वामी कुटीर सोसाइटी है, यहाँ पे 250 मकान है और कलेक्टर ऑफिस से गुजरात सरकार का जो सर्वे हो रहा है कैशडोल के लिए, तो ये जब इन लोगों ने इंक्वायरी की कल, जो वहाँ पे पीछे बाजू के सोसाइटी का नाम है और ये सोसाइटी का नाम ही नहीं। इलेक्शन में वोटिंग लिस्ट में सोसाइटी का नाम होता है क्योंकि वोट चाहिए। अभी सत्ता में आ गए बीजेपी वाले और सत्ता में इतने अभिमान उनको आ गया है कि जनता को भूल गए। भ्रष्ट शासन की वजह से वडोदरा पानी में डूबा, भ्रष्ट शासकों ने काम नहीं किया। विश्वामित्री पे आज भी दबाण है, एक भी दबाण टूटा नहीं है। 20-20 दिन हो गए, गुजरात के मुख्यमंत्री आए, उनके गृह मंत्री आए, कोई पण चमरबंदी ने छोड़ी શું नहीं। अरे भाई तो તમારા ચમરબંધી છે, બધા તમારા કોર્પોરેટરના બંગલા છે, તમારા 5 સ્ટાર હોટલ તમારા ફંડિંગ કરે છે, તમને મોટા મોટા इलीगल बिल्डरों છે, कंस्ट्रक्शन किया है इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो सब कौन है? लेकिन एक भी दबाण नहीं टूटा, ना किसी को नोटिस। और जो जनता, जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग है, जिनको नुकसान हुआ, आज पूरा फर्नीचर उनका बिगड़ गया है। उनके घर पे जो घर वखरी का सामान होता है, अनाज, वो सब बिगड़ गया। वाहन उनके सब पानी में, 3-3 दिन पूरा वडोदरा पानी में, अटलादरा में तो बहुत पानी था। तो यहाँ पे सर्वे के लिए भी नहीं आए। और कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर साहब को हमने 2 बार 3 बार रिटर्न में लिख के दिया है कि साहब आपके काम कलेक्टर ऑफिस से भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ। कल भी वार्ड नंबर 9 में वहां पे बीजेपी के वार्ड का जो अध्यक्ष है, उसके घर में बैठ के एक तरफ बीजेपी का मेंबर, यानी बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आती। अभी जब जनता को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी जो पूर्व पीड़ित है उनका हम वो कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, और ये लोग बीजेपी के नेता अपनी मेंबरशिप में पड़े हैं। और जब इनको मदद चाहिए, जो कैशडोल चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। तो करोड़ों रुपए की ये लोग जाहिरात करते हैं ऑन पेपर, तो जनता को पैसे तो मिले नहीं, तो पैसे गए कहाँ? दूसरी बात बोले गए तो कि इनका सर्वे करके इनको कैशडोल दिया जाता है, पर अभी जो विश्वामित्री का जो सर्वे हुआ इसके अंदर कुछ दबाण नहीं है, 4 झोपड़पट्टी है बोले और एक है। पूरा भ्रष्ट शासन है, ये सर्वे के नाम पे पूरा फर्जीवाड़ा है। आज वडोदरा की जनता, यहाँ के लोगों को भी मालूम है कि यहाँ पे अटलादरा में कहाँ दबाण है, विश्वामित्री नदी पे कहाँ दबाण है, वडोदरा की जनता को भी मालूम पड़ गया है और हम खुली आंख से देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, वो जैसे गांधारी ने पट्टी पहनी थी, वैसे भ्रष्टाचार की पट्टी इन लोगों ने पहनी हुई है, क्योंकि इनको फंडिंग होता है, बड़े बड़े बिल्डर फंडिंग करते हैं। आज 5 स्टार होटल से उनको, जब पूरी जनता वडोदरा की पानी में थी, ये लोग कंट्रोल रूम में बैठ के जो पानी का लेवल चेक करते थे, मीडिया के माध्यम से बताते थे कि આજવાની સપાટી આટલી, વિશ્વામિત્રીની આટલી। અરે ભાઈ, લેવલ તપાસવાનું કામ તમારું કોર્પોરેટરનું છે, ધારાસભ્યનું છે, સાંસદનું છે। તમારું કામ પ્રજાની વચ્ચે આવીને પ્રજાને મદદ કરવાનું હતું। અહીંયા તમે આયા નહીં, મદદ ના કરી, અને એમાં પણ લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા। કોઈ જાતની જાહેરાત ના કરવામાં આવી કે પાણી છોડવામાં આવે છે, કોઈ જાતનું માઇકમાં એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં ના આવ્યું, અને અડધી રાતે લોકોના ઘરોમાં પાણી આયા છે। એના માટે આ ભ્રષ્ટ શાસકો જવાબદાર છે। અને આ જે વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટના નામે પર જે સર્વે આ લોકો કરાવે છે કે કોઈ દબાણ નથી, એ એકદમ તગલખી વાતો છે। गुजरात में आई बाढ़ के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन में है। इसी के तहत अमित चावड़ा गुजरात की डायमंड नगरी सूरत पहुंचे। गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा आज सूरत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए तापी बचाओ सूरत बचाओ का नया नारा दिया। बाढ़ में सूरत को हुए नुकसान को प्रशासन की चूक बताते हुए मामले के ठोस निवारण की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। सूरत में 2006 में जो बाढ़ आई, 150 से ज्यादा लोगों की जान गई और 20,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का माल मिलकत को नुकसान हुआ। तभी सरकार ने जस्टिस सुगनाबेन भट्ट के नेतृत्व में कमीशन बनाया था और पूरे कमीशन की रिपोर्ट भी सरकार को मिल चुकी थी।
ये रिपोर्ट से और जो स्थिति थी उससे स्पष्ट पता चलता था कि ये मानव सर्जित बाढ़ है और उसी से सीख लेने की वजह ये सरकार और भाजपा के नेता और ये सूरत के बिल्डर्स और बड़े लोग आज नदी के किनारे पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको इलीगल परमिशन दी जा रही है और जो बाढ़ फ्यूचर में ना आए उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम और डिसीजन लेने के बदले सरकार अपने लोगों को फायदा कराने के लिए चुपचाप बैठी है। उनकी मिलीभगत और आशीर्वाद से ये हो रहा है। आज हमने मांग की है कि तापी बचाओ, सूरत बचाओ। जो तापी रिवर बैंक पे इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई है उस सभी परमिशनों को रद्द किया जाए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको तुरंत हटाया जाए और इसके लिए जो जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और साथ में फ्यूचर में फिर से बाढ़ ना आए, फिर से तबाही ना हो, उसके लिए जस्टिस सुगनाबेन भट्ट कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका तुरंत अमल किया जाए, वो मांग करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने पदभार तो संभाल लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी खाली ही दिखाई दे रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सोमवार 23 सितंबर को मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। वह आज सुबह करीब 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची और सभी औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मौके पर कहा कि जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। 4 महीने के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार।
स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। संविधान बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वडोदरा के कमाटी बाग में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर समाज में चल रही छुआछूत को दूर करने का संकल्प लिया था। वह दिन 23 सितंबर का दिन था। आज संकल्प दिवस के मौके पर सयाजी बाग स्थित संकल्प भूमि पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्टेन्डिंग कमिटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री उपस्थित रहे। बाबा साहेब आंबेडकરના જીવનમાં ચાર ભૂમિનું વિશેષ મહત્વ, ખાસ કરીને એમની જન્મભૂમિ महू, ત્યારબાદ નાગપુર, મુંબઈ, દાદરા અને વડોદરા। બાબા સાહેબ આંબેડકર યુવાનીમાં BA પરીક્ષા પાસ કરી ને વડોદરાના રાજવી શ્રીમંત સર સયાજીરાવ ગાયકવાડને મળ્યા અને એમને આગળ ભણવા માટે ફોરેન ભણવા જવા માટે 11.5 પાઉન્ડની સ્કોલરશીપ 3 વર્ષ માટે સયાજીરાવ ગાયકવાડે આપી। સાથે કન્ડિશન કરી કે આ સ્કોલરશીપ આપતા ભણ્યા બાદ વડોદરા શહેરને 10 વર્ષની સેવા આપવાની રહેશે। ભણતર પૂરું થયા બાદ બાબા સાહેબ આંબેડકરે વડોદરા શહેરમાં પોતાની નોકરી ચાલુ કરી। ઊંચા હોદ્દા પર નોકરી કરતા, પરંતુ પોતે મહાર જાતિના હોવાથી અસ્પૃશ્યતા અને તમામ જે સમાજમાં ફૂટ હતી એના લીધે એમને સમાજના તિરસ્કારનો સામનો કરવો પડતો હતો। સર્વન્ટો પણ એમના મેજ ઉપર ફાઇલ હાથમાં આપવાના બદલે ફેંકીને જતા રહેતા હતા। એમને આખા વડોદરામાં મકાન પણ ન મળ્યું ત્યારે પારસી હોસ્ટેલમાં રહ્યા 2 રૂપિયાના ભાડાથી
પરંતુ ત્યાં પણ એમને અપમાનનો અવારનવાર સામનો કરવો પડતો હતો. જ્યારે એમને ફાઇનાન્સ નાણાં વિભાગનો હવાલો સોંપવાના હતા એવી વાત આખા વડોદરા શહેરમાં ફેલાતા સમાજના અગ્રણીઓએ આંદોલન કરી લાકડી લઈ અને હોસ્ટેલ ખાલી કરવાની ફરજ પાડી હતી. એ 23 સપ્ટેમ્બર 1970ના દિવસે એમને નોકરી છોડવાનો નિર્ધાર કર્યો અને બોમ્બે ટ્રેનમાં જવા માટે બુકિંગ કરાવ્યું. ટ્રેન 4-5 કલાક મોડી હતી ત્યારે એમને 160 વર્ષ જૂનું ઝાડ અત્યારે જે આપણે સંકલ્પ ભૂમિ ખાતે જોઈ રહ્યા છે એ ઝાડ નીચે બેસી અને મનન ચિંતન કર્યું કે અંગ્રેજો ભારતમાં રાજ એટલા માટે કરે છે કારણ કે આપણા સમાજમાં ફૂટ છે. હું આટલો ભણેલો ગણો છતાં મારે જે અસ્પૃશ્યતાનો અને અસમાનતાનો સામનો કરવો પડે છે ત્યારે હું મારા કરોડો દેશવાસીઓ કે જે મહાર સમાજના છે એમનો ઉદ્ધાર કરીશ અને અંગ્રેજોને અહીંયાથી ભગાડીને જંપીશ. भारत को संविधान की भेंट देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वडोदरा के कमाटी बाग में बैठकर 23 सितंबर को पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कुछ करने का संकल्प लिया था. तभी से इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है. आज मनाए जा रहे 107वें संकल्प दिवस के मौके पर कमाटी बाग की संकल्प भूमि पर वडोदरा कांग्रेस कमेटी द्वारा बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पण की गई. इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, एससी सेल के अध्यक्ष महेश सोलंकी समेत के कांग्रेस के अग्रणियों की उपस्थिति रही. आज वही दिन है जो संकल्प दिन बोलते हैं. वो संकल्प दिन किसको कहते हैं? जब आज़ादी के पहले हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश को जो बंधारण दिया है, आज जो संकल्प दिन है, आज मुझे याद आता है जब खाली एक पेड़ का झाड़ थे, कुछ नहीं थे. वो दिन हम बड़ौदा शहर और जिले के डिस्ट्रिक्ट के सब कार्यकर थे. वो कार्यकर में हमारे बीच में आज शिवा भाई परमार नहीं है, लेकिन वो दिन वो ओवर जी में नौकरी करते थे तभी वो झाड़ का पैदा किया. वो जगह पे जो बाबा साहेब रोया था वो दिन याद के वहाँ वो पैदा करने से आज मेरे सारे देश में जो लोग इधर आते हैं कल पे बाबा साहेब आम्बेडकर विचारधारा के लोग नहीं है. बाबा भीमराव आम्बेडकर जिनका सारा जीवन संघर्षमय रहा, पढ़ने में होशियार ब्रिलियंट व्यक्ति, पढ़ते पढ़ते सर सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद की, उनको लंदन भेजा, पढ़ के आए और कंडीशन के साथ भेजा था कि जब आप पढ़ जाओगे तो यहाँ पर आकर आपको नौकरी करना पड़ेगी. तो नौकरी करते वक्त उनका जो अपमान हुआ उस अपमान में से एक संघर्ष पैदा हुआ. ये संकल्प भूमि में आकर यहाँ पर बैठना और कला घंटों तक विचारों का मनोमंथन करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन अपने समाज के लिए, गरीब परिवारों के लिए, मैं उनके उत्थान के लिए मैं लड़ूंगा. और यही जो लड़ाई थी वो एक विचारधारा बन गई. वो संघर्ष एक विचारधारा बन गया और उसको वो विचारधारा को बोलते हैं बाबा आम्बेडकर. वडोदरा में सयाजी बाग में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पवित्र भूमि, संकल्प भूमि, जहाँ पे उन्होंने संकल्प लिया था अन्याय के सामने लड़ने का, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने का, और जो संघर्ष का जीवन, जो उनका संघर्षशील जीवन रहा, जिससे इस पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में जो संविधान, सबसे बड़ा संविधान उन्होंने जो बनाया, और वडोदरा से उनका नाता है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी उनका नाता. और ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये पवित्र भूमि पर जो संकल्प लिया था, वो पवित्र भूमि को नमन करते हुए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हमारे विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, बत्तू भाई, उपनेता झा भरवाड़ और सभी हमारे कांग्रेस के परिवार के लोग यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि को नमन करने आए हैं. भीम संकल्प दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में बौद्ध संघों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस मौके पर संकल्प भूमि पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान को भी याद किया गया. बड़ी संख्या में बौद्ध संघ के सदस्यों ने संकल्प भूमि पर पहुंचकर बाबा साहेब के कार्यों को सराहा. आज 23 सितंबर का दिन है. आज से 107 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी पार्क में बैठ कर के संकल्प लिया था, जिसे आज हम इसे संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं. और मैं ये बताना चाहूँगा, बाबा साहब का ये संकल्प ही था जिसकी वजह से आज इस देश के करोड़ों लोग सम्मान और स्वाभिमान का जीवन पा सके हैं.
आज देश का जो स्वरूप है, इंसान को जो गरिमा मिली है, जो लोग पशुतुल्य जीवन जीते थे, आज वो मुख्य धारा में आकर के एक गौरव का जीवन जी रहे हैं। ये सब बाबा साहब के इस महान संकल्प की देन थी। गुजरात के वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में नरसिंह जी की पोल में पेपर ब्लॉक के ऊपर ही डामर बिछाकर सड़क बना दिए जाने से विवाद हुआ है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जाती कार्रवाई लगातार विवादों के घेरे में रहती है। ऐसी ही एक और कार्रवाई नरसिंह जी की पोड़ में देखी गई, जहां वार्ड नंबर 14 के इंजीनियर विभाग की टीम द्वारा पेवर ब्लॉक के ऊपर ही डामर बिछाकर सड़क बना दिए जाने पर सवाल उठे हैं। पेवर ब्लॉक के ऊपर ही डामर बिछाकर रातों रात यहां रोलर से कारपेटिंग कर दिया गया। एक आम आदमी भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर हैरत में पड़ सकता है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस मामले का वीडियो भी सामने आने से लोगों में आक्रोश का माहौल दिख रहा है। 1 करोड़ रुपया के तो बराबर बोले ઓછા બોલે છે રોડ રોડથી આવવાનું છે 4 લેયર આવે ઉપર અને છેક રણછોડજી મંદિર થી આવવાનું ત્યાં આવું કરવાનું છે રણછોડજી મંદિર પાસે આવો જે પેવર બ્લોક નાખે છે ત્યાં એટલે ડામર પાથરી અહીં પડી ટ્રેનિંગ બ્લોક ખુલ્લું રાખ્યું છે એટલે બધું હવે પતે ને इस साल बारिश लोगों के लिए खुशियां नहीं, परेशानियां बहुत ज़्यादा लेकर आई। गुजरात के कई शहर बाढ़ से प्रभावित हुए, उसमें गुजरात का वडोदरा शहर जो काफ़ी प्रभावित रहा बाढ़ में। लोगों के घरों से 3-3 दिन तक पानी नहीं निकला और उसमें भी विश्वामित्री के नज़दीक के जो इलाके हैं वो बहुत दिनों तक पानी में रहे। हम सब जानते ही हैं विश्वामित्री नदी के किनारे ज़्यादातर बस्ती के इलाके हैं और इन बस्ती में रहते घरों को पानी में देखकर तकलीफ़ बहुत होती थी और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए वडोदरा शहर के कई संस्थाएं, वडोदरा शहर की कई इंडस्ट्री, वडोदरा शहर के कई लोग आगे आए और इन घरों में रहते लोगों को काफ़ी सहाय की कोशिश की। बहुत सारी सहाय घर को चलाने में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रूटीन में लाने के लिए मदद हुई, मगर जब बात आती है बच्चों के शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा ज़्यादा प्रभावित हुई क्योंकि इन घरों में बच्चों की किताबें, उनकी बैग्स, सब कुछ पानी में रहा करीब 3 दिन। तो वीएनएम फाउंडेशन ने यही कोशिश की कि इन बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए हमने एक ड्राइव शुरू किया स्कूल किट डोनेशन। और आज स्कूल किट डोनेशन के तहत हम अकोटा पुलिस लाइन के सामने स्थित माँ भारती प्राथमिक शाला में आए हैं और यहाँ बच्चों को हमने जो कोशिश की है, एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि इन बच्चों को स्कूल किट दी जाए ताकि वो उनकी जो पढ़ाई है वो जैसे चल रही थी वैसे ही आगे बढ़ा सकें। વડોદરામાં ઘણા ખરા એવા આપણા ડોનર્સ છે અને ફંડર્સ છે જે લોકોને હંમેશા મદદ કરતા હોય, બરાબર છે। તો આ સ્કૂલ કિટ ડ્રાઈવમાં વીએનએમ ટીવી સાથે સંકળાયેલા ઘણા એવા મહાનુભાવોએ મદદ કરી છે, જેથી કરીને મેક્સિમમ બાળકોને, મેક્સિમમ લોકો સુધીને અમે પહોંચી શકીએ। એમાંથી એક મધુલિકા મેડમ અને એક છે મિત્તલ મેડમ। गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ से शहर के लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। लोगों के घर का अनाज, फर्नीचर, कपड़े तो खराब हो ही गए थे, बच्चों की किताबें और बस्ते भी बाढ़ से बच नहीं पाए। बाढ़ के बाद सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो अब पढ़ाई कैसे करेंगे उसकी मशक्कत में थे, लेकिन उनके लिए कई सामाजिक संगठन आगे आए और उन्हीं में से एक है वीएनएम फाउंडेशन। वीएनएम फाउंडेशन ने जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल किट डोनेशन ड्राइव अभियान शुरू किया था, जिसके तहत आज अकोटा की माँ भारती स्कूल में अलग अलग कक्षा के बच्चों को स्कूल किट डोनेट कर उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे भी जारी रखने में सहायता प्रदान की गई।
इस स्कूल के डोनेशन ड्राइव में संस्कारी नगरी वडोदरा के कई लोगों का सहयोग वीएनएम फाउंडेशन को मिला, जिसमें मेघा सिद्धपुरा, प्रेम शाह, एकता शाह, मृणाल आठले, आनल मोदी, अहमदाबाद से अमित जोशी, मित्तल भट्ट, सिद्धांत चैरिटेबल ट्रस्ट, मधुलिका बर्मन, दीपेश दानी, स्तुति देसाई, तुषार घाग, राजेश्वरी भावसार, मौलिक व्यास, कृपा शुक्ला, बिपिन पटेल, सतीश पटेल, मधु गांधी, प्रकाश लोखंडे, कमलेश पटेल और वी केयर संस्था का बहुमूल्य सहयोग वीएनएम फाउंडेशन को मिला। आज माँ भारती प्राथमिक शाला में जो कार्यक्रम वीएनएम फाउंडेशन ने किया है, उसमें आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिली है और कितनी खुशी मिली है ये शब्दों में नहीं जाहिर किया जा सकता है। वीएनएम फाउंडेशन ने जो ये एक दायित्व लिया था कि जो फ्लड्स में बच्चों को हम कुछ सहायता दे पाएँ, तो गायत्री का एक फ़ोन कॉल ही था बस, जिसने मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ता है। गायत्री जब कुछ कहती कि कुछ कर सकते हैं मैम, तो उसका हाँ ही होता है, ना तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो वीएनएम फाउंडेशन ने जो ये आज यहाँ पे एक प्रयास किया है कि बच्चों को स्कूल किट दिया जाए, ये बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत थी और मैं वीएनएम फाउंडेशन ने मुझे ये एक मौका दिया इसमें जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीएनएम फाउंडेशन का जो पहल कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए भी मैं अनल को और गायत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर प्रयास वीएनएम फाउंडेशन हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, यही मेरी पूरी आशा है। किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करना ये बहुत बड़ी बात होती है और मैंने यहाँ आज यही देखा कि वीएनएम फाउंडेशन ने आज एक बहुत बड़ी चीज़ की है कि फ्लड में जो बच्चे अपनी चीज़ें खो चुके थे, उसको उन्होंने अरेंज करके कहीं से भी डोनेशन इकट्ठा करके और ख़ुद भी बहुत एफर्ट्स डाले और सब बच्चों को किट प्रोवाइड की, जिसमें वो लोग जो खो चुके हैं उनको कहीं से मिल गया और अब वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए लोग इकट्ठे होकर करते हैं। अभी यहाँ पे जो भी लोग आए उन लोग ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और बच्चों को किट प्रोवाइड की। सो बहुत मुझे खुशी हुई कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों के बारे में सोच के उसको इनिशिएटिव लेके उसको कंप्लीट भी करते हैं। सो आई एम सो हैप्पी। मुझे यहाँ पे आनल ने इनवाइट किया और मैंने भी कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूट किया और बच्चों का जो जोश है वो देख के मुझे और भी जोश आ गया। गायत्री मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज इस चीज़ को समझने का अवसर दिया। आप ऐसे तो आपके लिए कोई परिचय के आप मोहताज नहीं हैं। आप जिस तरीके की प्रवृत्तियाँ करते हो वो मैंने सुना था बहुत बार और देखती भी रहती हूँ, पर आज मैं इसकी सहभागी बनी हूँ और आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज मैंने देखा कि वीएनएम फाउंडेशन बच्चों की मानसिक इनकी जो मनोबल बढ़ाने के लिए जो आपने एक प्रवृत्तियाँ चालू करी है और आज की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ में और एक मटेरियलिस्टिक दौड़ में बच्चे भी जिस तरीके से भाग रहे दौड़ रहे हैं, उसमें उनकी मानसिक जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य को संजोए रखना ये हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है, जो आप यहाँ बहुत बखूबी निभा रहे हैं। पूरी वीएनएम टीम के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बाढ़ के समय में बच्चों ने अपना मानसिक संतुलन भी खोया, उनकी बहुत सारी चीज़ें भी खोई, उसको वापस लाने के लिए आपकी टीम जिस तरीके से कार्यरत है उसके लिए मैं दिल से आपके धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपने मुझे इसमें सहभागी बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इस स्कूल के डोनेशन के दौरान बच्चों ने पिछले कई दिनों से सीख रहे मानसिक स्वास्थ्य और मन के भाव कैसे व्यक्त करें, उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए। આપણે ખુશ રહેવા માટે આપણી મનપસંદ ક્રિયા કરવી જોઈએ। અમને એક વૃક્ષ દોરાયું હતું, એમાં મસ્ત મસ્ત નામ લખ્યા હતા અને નામ એટલે જે આપણાને મનપસંદ હતા
એ લખવાનું, કેમ કે આપણે ક્યારે પણ દુઃખ થાય તો એમાં લખવાનું કે મને મમ્મી યા પપ્પા ગમે યા ટીચર ગમે. આ બધું મેડમે અમને લખવાનું શીખવ્યું હતું. और जब ये सब करते हैं तभी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. અલગ અલગ લાગણી કરાઈ હતી, ચિત્રો કરાયું હતું. वीएनएम फाउंडेशन का तो एक छोटा सा ख्याल था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें. आप सबने जिस तरह हमारे साथ में जुड़कर हमें सहयोग किया, वीएनएम फाउंडेशन को सहयोग किया, हम पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद. ये जो मुहिम हमारी थी, एक ड्राइव हमने सोचा था, ये सफल नहीं हो पाता आप सब डोनर हमारे साथ अगर नहीं जुड़ते. तो उसके लिए दिल से धन्यवाद. और यही उम्मीद करूंगी कि आने वाले सालों में वीएनएम फाउंडेशन, वीएनएम टीवी जैसे काम करता है वैसे वीएनएम फाउंडेशन बहुत कुछ करना चाहता है समाज के लिए, लोगों के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए. तो ऐसे कार्य में आप इसी तरह हमारा सहयोग करेंगे और हम पर भरोसा करेंगे, यही उम्मीद करती हूँ. एक बार फिर आप सबका, हमारे सभी डोनर का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. गुजरात के दाहोद के झालोद के प्रथमपुरा में एमजीवीसीएल की टीम पर हमले की एक और घटना सामने आई है. दाहोद के प्रथमपुरा में एमजीवीसीएल टीम अवैध कनेक्शन की जांच कर रही थी. उस दौरान उन पर हमला हुआ है. वेजलपुर सब डिवीजन टीम की स्पेशल ड्राइव के तहत यह जांच चल रही थी, जिसमें एमजीवीसीएल के जूनियर इंजीनियर और हेल्पर पर स्थानीय निवासी द्वारा बैट से हमला किया गया, जिससे दोनों कर्मचारियों के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है. दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. ए दादागिरी नहीं भाई, दादागिरी नहीं, शांति शांति भाई. टांगेलो નથી તા टांगेला શાંતિથી વાત કરે છે સર હોશિયારી મત કરે તો. ओ भाई ભાઈ શાંતિ. શું નામ છે ભાઈ? તારું કામ છે? હે? બસ શાંતિથી વાત. શું કામ છે? નામ શું કામ છે એમ પૂછ્યું? અરે તમે દાદાગીરી કરવા આવ્યા છો? અવાજ મત કર ભાઈ ઓ ભાઈ અમે અમારું કામ કરીએ છીએ. બસ ટાંગેલો મળીશ ને? હે? ટાંગેલો મળ્યો? અલા પૂછ્યું ને તને ખાલી. હું પાછી હોશિયારી કેમ? કાઈ ટાંગ વાયર કઈ જાય લો એમ કે એટલે શું? વાયર કઈ જાય લો એમ કે એટલે હું સમજતો તા તા પકડ્યો છે ચોરી કરતા પકડ્યો? અલા ચોરી કરતા નહીં પણ તને પૂછ્યું ને ખાલી. તને કશું કીધું મેં? તે કડક અવાજમાં કેમ ભાષામાં વાત કરી? કડક કઈ કડક વાયર કઈ જાય છે એમ કીધું એટલે એલા પૂછવાનું ફરજ છે ભાઈ. તમારે મીટર છે? કઈ મીટર? કઈ છે મીટર? અહીંયા શું છે આ બધું? શું છે? આ વાયર કઈ જાય છે? ટાંગેલો છે? હે? ગઈકાલે સાંજે અમારા જુનિયર એન્જિનિયર શ્રી શર્મા સાહેબ દ્વારા મને મેસેજ મળેલ કે આવતીકાલે લીંબડી ખાતે આઈસી ચેકિંગમાં જવાનું હોય, તો અમે એના સંદર્ભમાં અહીંયા લીંબડી ખાતે આવ્યા અને ત્યાંથી અમે આઈસી ચેકિંગ માટે પ્રથમપુર ગામે અમે આઈસી ચેકિંગમાં ગયા અને ત્યાં અમે મીટર એક ઘરનું જોતા ત્યાં આગળ મીટર હતું નહીં, તો અમે ત્યાં આગળ ચેકિંગ કરવા માટે ઉતર્યા અને વાયર કે આ બધું શું છે એ અમે ભાઈને પૂછ્યું તો એણે હુમલો કરવાનો સ્ટાર્ટ કર્યો અને અમારા સાહેબને પણ ઈજા પહોંચાડી અને નાસભાગની અંદર મારો પડી જતો મારો હાથ બી ફ્રેક્ચર થઈ ગયો. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज.
सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सिद्धपुर में कांग्रेस नेता ने ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण देने की मांग प्रधानमंत्री से की है। गुजरात के सिद्धपुर के पूर्व विधायक चंदनजी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी आरक्षण मामले पत्र लिखा है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी समाज को अन्याय किया जा रहा होने के आरोप लगाते हुए जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग की है। सन्मान्य राहुल गांधी जी કેટલાય સમયથી મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટમાં જાતિ ગણનાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે અને જાતિ ગણના થવી જોઈએ એવી અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે। એના અનુસંધાનમાં મારે આ દેશના વડાપ્રધાન સન્માનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ટપાલ લખી, મુખ્યમંત્રી ગુજરાતને પણ ટપાલ લખી છે અને એના ભાગરૂપે આજે જે ઓબીસી કમિશન જે રચના કરવાના છે એમાં એક સભ્યની કરવામાં આવી છે। ખરેખર પંચ હંમેશા 5 સભ્યોનું હોય। એના ચીફ સેક્રેટરી પણ ઠરાવ કરીને આપે છે, સ્વાગતનામું રજૂ કરીને આપે છે। 2 સભ્યોનું કમિશન
આપે છે, તેમ છતાંય મારી માગણી એવી છે કે ઓબીસીનું જે સભ્યનું જે છે એ 5 સભ્યોનું હોવું જોઈએ અને સાથે સાથે એ પણ મારી માગણી છે ઓબીસીના ઠરાવ 1/4/78 માં 52% વસ્તીના ધોરણે 27% અનામત ત્યારે બેસિક જ્ઞાતિઓ હતી અને બેસિક જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પાછળથી ઓબીસી સમાજમાં 64 જ્ઞાતિઓ ઉમેરવામાં આવી અને 64 જ્ઞાતિઓ ઉમેરવામાં જ્યારે આવી ત્યારે અનામતની જે ધોરણ 52%નું જે રેશિયો 146 જ્ઞાતિ થઈ છતાં એનું બજેટનું જે ક્ષેત્ર હતું એ તેના હક અને અધિકારો ત્યાં રહ્યા અને એના જે આજે સમગ્ર ઓબીસીને જે 27% અનામતથી જે મોટું એમાં 146 જ્ઞાતિનો જે ઉમેરો થયો એનાથી ઓબીસી સમાજમાં બહુ મોટું નુકસાન થયું છે. એ નુકસાન એટલા માટે થયું છે કે જ્યારે 84 જ્ઞાતિઓ હતી ત્યારે પણ એનો રેસ ભંડોળ આટલો હતો, તો 146 જ્ઞાતિમાં રેસનો ભંડોળ કેટલો હોવો જોઈએ? આ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓકડામાં માહિર છે, ઓકડા બનાવવામાં માહિર છે, પણ ઓબીસીને હકને અધિકાર આપવા માટે માહિર નથી. ક્યાંક ઓકડાની લડાઈમાં, ક્યાંક કેલ્ક્યુલેટરની લડાઈમાં અને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓબીસીના મતે ચૂંટાય છે, ઓબીસીના મત લે છે, 156 થી બાકીના વધારા લઈ ગયા. આજે આટલી સ્પષ્ટ બહુમતી એમાં કોઈ પણ સીટ કે ક્ષેત્ર એવું નહીં હોય જ્યાં ઓબીસીના મત ના હોય. છતાંય આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કુપટ નીતિ અને એમની ભ્રષ્ટ નીતિના કારણે મારો ઓબીસી જે સમાજ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે અતુષ્ટ છે અને આજે ઓબીસી સમાજમાં મોટો અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એના માટે મારા ઓબીસી સમાજના દીકરા દીકરીઓ ભણવામાં નિષ્ફળતા એટલા માટે કે જે મારું જે ભંડોળ આપવું જોઈએ એ ભંડોળ નથી આવતું, વ્યવસ્થા નથી ઊભી થતી, એના કારણે ત્યાં અભ્યાસ પણ છોડી દે છે, પૂરતી યોજનાઓ નથી મળતી, પૂરતા લાભ નહીં મળતા. એટલા માટે આ મારી સ્પષ્ટ ગુજરાત सरकार ने मांगनी है। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार मकरपुरा पुलिस की सराहनीय कार्यवाही सामने आई है, जिसमें एक बेटी को परिवार से मिलवाया गया। वडोदरा के मकरपुरा में रहने वाले संजय वणकर की मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में किए जाने पर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने बच्ची को ढूंढने की कवायद की थी। मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्ची को मकरपुरा से ही ढूंढ लिया गया और परिवार को सुरक्षित सौंप दिया गया है। बेटी वापस मिल जाने पर परिवार काफी खुश दिखाई दिया और पुलिस का धन्यवाद भी अदा किया। पुलिस ने काले मारा बेटी पाछळ खासी મોટી બધી સેવા કરી, પછી કાર્યવાહી કરી જોરદાર, જે આજે મને એના ફોટો થ્રુ મને એની ભાળ પડી ગઈ, તો મકરપુરાનો પોલીસનો આભાર માનું છું। गुजरात के वडोदरा की गोत्री में टीपी स्कीम के बाद 25 वर्षों से रह रहे लोगों की सोसाइटी की सड़क बंद कर दी गई है, जिससे लोगों में रोष है। गुजरात की वडोदरा के गोत्री की ओम हाउसिंग सोसाइटी में टीपी स्कीम के चलते सड़क बंद किए जाने का विरोध किया गया। स्थानीय निवासियों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी आवाजाही रोकने का विरोध किया। ऐसे मामले कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक और सीएमओ से लेकर पीएमओ तक भी शिकायत की गई है। આ વાસણા રોડ પર ગોકુલ પાર્ટી પ્લોટ સામે આવેલી સોસાયટી છે। અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી રહીએ છીએ અહીંયા। એમાં ટીપી 17 આવતા અમારો 30 મીટરનો રોડ એ લોકોએ કેન્સલ બંધ કરીને ખેડૂતને આપેલ છે આ જમીન। એની માટે અમારો વિરોધ છે, બધાને અરજી કરી છે પણ કંઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। અમને અમારો રસ્તો પાછો આપો, ટીપી કેન્સલ કરો અને અમને આ 30 વર્ષથી રહીએ છીએ एकदम टीपी ફાળવી દેને। અમારે આટલી 500 ઘરની સોસાયટી 200 મકાનની સોસાયટી જવાનું અમારે ક્યાંથી? પછી અમારે સારું છે પણ આટલી જગ્યા અમારી ક્લિયર કરાવો ને આ રસ્તો અમને જે છે એ પાછો આપો। गुजरात के वडोदरा के उर्मी स्कूल में ओणम के उपलक्ष्य में बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात का वडोदरा शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ हर राज्य से आए हुए लोग बसे हैं। केरला के मलयालम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में वडोदरा में निवास करते हैं, जो हर साल ओणम के उपलक्ष्य में
विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसी के तहत बड़ोदरा के समा की उर्मी स्कूल में बड़ोदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन और केरला समाज द्वारा ओणम पर्व के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की गई। केरला के सांस्कृतिक नृत्य समेत की गतिविधियां प्रस्तुत करते हुए केरला की संस्कृति को गुजरात में भी जीवंत रखने का प्रयास लगातार केरला के लोग कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ोदा नायर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन नायर, बीआरजी ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता, ट्रैफिक एसीपी डीएम व्यास और केरला समाज के अग्रणियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इधर भी केरला में वहाँ ओणम होता है, तो दुनिया में कहाँ भी हो केरला वाला होगा तो वहाँ ओणम होता है। आज केरला नायर वेलफेयर एसोसिएशन 30 साल से यहाँ सजीवते से काम करता है, बहुत कुछ चैरिटी काम करता है। ये बार अभी अपना जो पूर्व हुआ था तो हम लोग ट्रैक्टर में और तैर के सब जगह पर जिधर जिधर हो सकता है वहाँ सब जगह पे खाना पहुँचाया। ऐसा हम लोग भी बड़ोदा नायर काम करता है। हमारा उसका मेन उद्देश्य यह है कि सब फैमिली लोग साथ में मिले, भाईचारा होगा, लव होगा और एक दूसरे को जाने के लिए बहुत बड़ा चांस मिलता है। खाना है वो केरला ओणम सद्या बोलता है। ओणम सद्या में केरला का जितना भी वानगी होगा, इतना वानगी लोग उसमें कभी से कहीं तो मौका दूसरे आज वो वानगी आज सबको हम लोग केरला का पते सबको खिलाने वाला है। ओणम में बोला पहले हम लोग 10 साल मनाते हैं, आज भी विविध प्रोग्राम के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको हमारा शुभकामनाएं। सितंबर 15 तारीख को हमारा ओणम था और ओणम हमारा पूरा 1 महीना हम लोग उजवनी करते, अलग अलग संस्थाएं। आज हमारा बड़ोदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन ने ओणम सेलिब्रेशन किया, जो हर साल हम लोग करते हैं। साल लास्ट 30 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे 1500 फैमिली आते हैं, हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसके बाद ट्रेडिशनल खाना हम लोग खिलाया जाता है, जो केरला का ट्रेडिशनल खाना है। ओणम का ऐसा महत्व है कि महाबली जो है, जो केरला का राजा था, उनको वामन ने नीचे उतार दिया था और उसके बाद महाबली ने ऐसा बोला है कि मैं साल में एक बार आपके उधर आऊंगा और ये ओणम का दिन आता है। एंड ओणम हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सबका खेती बाड़ी मिलने के बाद खुशहाली का फेस्टिवल है। गुजरात के वडोदरा में ओएनजीसी टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शूरता दौड़ का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्थित 811 टेरिटोरियल आर्मी इकाई द्वारा प्लेटिनियम जुबली बनाने के भागरूप 5 और 10 किलोमीटर की शूरता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आरएस चीमा और महिला कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रीना वर्मा ने प्रस्थान करवाया। इस शूरता दौड़ में 600 जितने लोगों ने हिस्सा लेते हुए कई सामाजिक संदेश भी दिए। शूरता रन यहाँ पे अरेंज किया है अंडर द टीए रेजिमेंट्स एजेस। दिस इज बेसिकली टू कमेमोरेट द प्लैटिनम जुबली ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि फिटनेस हैज ऑलवेज बीन अ फोर्टे ऑफ इंडियन आर्मी एंड देयर इज नो बेटर वे टू सेलिब्रेट द प्लैटिनम जुबली देन टू गेट द सिटीजनरी ऑफ बड़ौदा
and the army together for this marathon run in a sort of an impetus to the Fit India movement. So I commend the TA regiment for the wonderful arrangements. इस शूरता दौड़ में आर्मी के कर्मचारी और उनके परिजनों के साथ साथ आम नागरिक भी जुड़े। इस दौड़ के आयोजन का आशय राष्ट्र निर्माण, समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीय एकता, नारी शक्ति और फिट इंडिया अभियान को बल देने का रहा। मैं कर्नल प्रीना वर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 811 इंजीनियर रेजिमेंट ONGC टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बड़ौदा के सिटीजन्स का, जिन्होंने हमारे प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन शूरता रन में आज भाग लिया और हमें ये मौका मिला सिटीजन्स के साथ जुड़ने का। हमारा मोटो टेरिटोरियल आर्मी का विजिलेंस एंड वैलर, सावधानी व शूरता, और इसी के चलते हमने शूरता रन कंडक्ट किया है। हमारा मोटो है कि हम सावधान रहें और शूरता के साथ देश की उन्नति में एक अपना रोल निभाएं। संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिवस पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वडोदरा आए। वडोदरा में आज उत्साह के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वडोदरा के मेहमान बने हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, संकल्प भूमि पहुंचकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पण की और फिर सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी की विदेश में बयानबाजी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की सियासत जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यह भी कहा कि संकल्प भूमि की इमारत बनाने के लिए भी सरकार से ज्यादा पैसे दिलवाएंगे। ओपिनियन पोल जो है वो करके अगर ऐसा ओपिनियन पोल होता है तो आज वहाँ के सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको भारत के साथ रहना है। हम तो भारत के साथ ही थे, कश्मीर के हम लोग थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा किया है और हमको अभी पाकिस्तान में नहीं रहना है। ये वहाँ के लोगों का फीलिंग है। तो पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले पाकिस्तान का करे और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उन्होंने भारत उनके लिए साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है। तो भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती होगी तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान साउंड हो जाएगा, पाकिस्तान की जनता को न्याय मिलेगा, पाकिस्तान को इकोनॉमिकल न्याय मिलेगा और भारत का फायदा उनको बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो काम करना होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में आपको जितना अच्छा चाहिए इतना अच्छा मिला नहीं है। नहीं, इसका कारण ये था कि भाई राहुल गांधी और अपोजिशन ने वोटर के साथ ब्लैकमेल किया। उन्होंने संविधान बदलेगा इसी तरह की बातें, झूठी बातें की और आरक्षण आपका जाएगा। इसीलिए लोगों में संशय निर्माण करने में उनको सफलता मिली और इसीलिए हमारा जो वोट है वो वोट हमारा थोड़ा सा जो डाइवर्ट हो गया। मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयत्न किया है कि भाई आपके विरोधी है, इसलिए मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में उनके साथ चला गया और इसीलिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमें 70 तक सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ 33 सीटें मिली, 34 सीटें मिली। महाराष्ट्र में हमको 35 से लेकर 40 तक सीटें मिलनी चाहिए थी और 17 तक सीटें में मिली। उसमें थोड़ा सा संविधान का प्रचार थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए नेगेटिविटी हो गया। लेकिन अभी विधानसभा में ऐसा होगा नहीं, विधानसभा में संविधान का मुद्दा तो चलेगा नहीं और राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के खिलाफ जो बात की है उसका फायदा हमको होगा। सभी आरक्षण मिलने वाला। विधानसभा के चुनाव के पहले ये शिवाजी की स्टैचू वाला जो मामला हुआ है, शिवाजी का स्टैचू वाला जो मामला हुआ है, हाँ, शिवाजी का स्टैचू का जो मामला हुआ है, जो मालवन गोवा के पास सिंधुदुर्ग जिले में मालवन एक तहसील प्लेस आता है, टाउन है, वहाँ 8 महीना पहले ही शिवाजी महाराज का स्टैचू वहाँ बिठाया था नेवी ने और वहाँ शिवाजी महाराज जी ने सागर में जो समुद्र होता है तो वहाँ भी उनका काम समुद्र में भी चलता था। तो इसीलिए वहाँ सागरी के किनारे पर, सागरी समुद्र के किनारे पर नेवी ने स्टैचू बिठाने का तय किया और 8 महीना पहले मोदी साहब के हाथों से उसका इनोवेशन हुआ था। लेकिन वहाँ हवा आ गई, लेकिन अभी हवा से स्टैचू नहीं गिरता है, तो तूफान आता है तब स्टैचू मकान सब गिर जाते हैं।
ऐसा कोई इतनी हवा बड़ी हवा नहीं थी, तो स्टैचू जो कमजोर था, स्टैचू जो बनाने वाला था उन्होंने वो स्टैचू ठीक नहीं बनाया था। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी का निर्माण किया है। जो वहाँ स्टैचू बनाने वाला आर्टिस्ट था उनको भी अरेस्ट किया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसी तरह की मांग हमने की है। तो इनको लाइफ लॉन्ग सजा होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है और उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और इतना स्टैचू कमजोर क्यों बनाया, इतना स्टैचू कमजोर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहाँ ज्यादा ध्यान देकर स्टैचू नहीं बनाया और ऐसे नए आर्टिस्ट को क्यों स्टैचू बनाने के लिए दिया। तो ये सब सवाल हमारे सामने है, उसकी पूरी जांच हो रही है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अनाउंस किया है और वहाँ अभी बड़ा स्टैचू, बहुत ही बड़ा और अच्छा स्टैचू अभी बनेगा और उसका इनॉग्रेशन बहुत ही जल्दी होगा। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अभी क्या बोलना चाहिए ये उन्होंने तय करना चाहिए। हमेशा बोलते हैं भाई लोकतंत्र धोखे में है और अभी जाकर बोले आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करेगी, समता आएगी वगैरह, इसी तरह की बात उन्होंने की है, लेकिन इसी तरह की बात ही करना ठीक नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका, मेरी सूचना है कि वह ऐसा राहुल गांधी बार बार जब भी बाहर जाते तो वो उल्टा सीधा ये बोलते हैं। अच्छा बोलना चाहिए उन्होंने, और कितनी भी कोशिश राहुल गांधी करेंगे तो जब तक मतलब हम सब लोग हैं एक साथ, तब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी अस्थिर है और कांग्रेस पार्टी को मोदी जी जैसा एक बहुत ही बड़ा ताकतवर नेता मिला है। तो कांग्रेस को हटाकर 15 साल तक सत्ता पर रहना ये बहुत बड़ी मतलब ज्यादा कठिन बात थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमको क्लियर मेजोरिटी मिली है। ठीक बात है, सीटें कम आई है, बीजेपी की 242 सीटें 242 सीटें आई है और हमको अंदाजा था कि भाई हमने इतना काम किया था तो हमको 400 सीटें मिलेगी, लेकिन ये कांग्रेस और ये लोगों ने अब प्रचार करने से हमारा नुकसान हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह पर बोर्ड लग रहे हैं कि भाई भावी मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री होगा। हमारी महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों तरफ से हर जगह पर बोर्ड लग रहे हैं। अभी तो जो मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं? ठीक है, अभी वो सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब तय करेंगे, जेपी नड्डा जो नहीं। मेरी राय तो क्या है, मेरी राय तो मैं सेंट्रल में रहूंगा। मेरी राय तो ये है कि मैं केंद्र में रहूंगा और मुख्यमंत्री जो कोई भी, अभी एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे के लिए बैक होकर उन्होंने उनके नेतृत्व में काम करने का तय किया है। फिर आगे जो फॉर्मूला तय होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, या यूनानिमसली क्या निर्णय लेते हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हमारा एनडीए का होगा, महायुति का होगा और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका निर्णय लेगी। लोकसभा में धोखा हुआ, इन लोगों ने मतलब हमारा 400 के नारे से संविधान को जोड़कर लोगों के बीच में ऐसा वातावरण तैयार किया कि ये संविधान बदल सकते हैं और रिजर्वेशन जा सकता है, ऐसी भावना लोगों में हुई। लेकिन मैं लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान कभी कोई बदल नहीं सकता है। संविधान में नया कानून बनाना या संविधान के कानून में अमेंडमेंट करना, इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। और ये 80 टाइम पर कांग्रेस के कार्यकाल में अमेंडमेंट हुई है, इसका मतलब संविधान बदला ऐसा कभी किसने नहीं बोला है। बीजेपी ने कभी ऐसा कांग्रेस को संविधान बदलेगा ऐसा कभी नहीं बोला है। लेकिन ये जो लोग मोदी जी सत्ता में आने के बाद ये संविधान बदलेंगे, ये संविधान बदलेंगे, डेमोक्रेटिक धोखे में, तो इसी तरह की झूठी बातें करके और ये सब लोग एक साथ आए, मतलब मोदी जी को हराने के लिए, इतना डेवलपमेंट करने वाले नेता को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए और मोदी जी को हराने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने अधिकारियों की बैठक ली।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कई जिलों की स्थिति बेहाल नजर आ रही है। इसी बीच प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री और गोंडा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोंडा के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और यहां निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा भी लिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खास करके गोंडा जनपद के करनेलगंज विधानसभा है और तरफ लोकल जो है तरफगंज के विधायक जी श्री अजय कुमार जी और तरफगंज के विधायक माननीय प्रेमलाल पांडे जी, यहाँ के लोकल सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी और सब लोग साथ में थे। यहाँ के जिलाधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब लोग साथ में बाढ़ के दौरे में, और इस बात को उनसे मौखिक रूप से स्थलीय निरीक्षण के दौरान भी कहा गया कि इस बाढ़ के स्थायी निदान के लिए एक बृहद कार्ययोजना बनाने की जरूरत है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के सोचते रहते हैं। गुजरात के सांवली में अनियमित बस सेवा के चलते छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई है। सांवली बस स्टेशन से बस सेवा काफी अनियमित है। ऐसे में सांवली से आनंद समेत की अलग अलग जगहों पर पढ़ने जाने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस की संख्या कम होने से 56 की सीट के सामने लगभग 150 छात्र रोजाना आवाजाही करते हैं, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सांवली से आनंद तक की बस की संख्या में इजाफा करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सावली डेपोમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિષય છે અનિયમિત બસમાં વધારો કરવામાં આવે, જે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વર્ષ પ્રતિ વર્ષ વધે છે, તો તેના માટે બસોમાં વધારો કરવામાં આવે અને જે અનનેસેસરી લોકો ડેપોમાં બેસી રહે છે તો તેના પર પણ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેવામાં આવે અને એક પણ બસ સાવલી ડેપોમાં ટાઈમસર આવતી નથી તો તેના માટે પણ એક્શન લેવામાં આવે। આ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓની પણ માંગ છે। ઘણા સમયથી સાવલીમાં બસોનો પ્રોબ્લેમ છે, વારંવાર વાલીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પણ રજૂઆત કરવામાં આવે છે। પાસમાં પણ તકલીફ આવે છે કે જે સર્વર ડાઉન થઈ જાય છે, સિસ્ટમ સ્લો થઈ જાય છે, તો તેને અપગ્રેડ કરવામાં આવે અને આ જે પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન છે તે ટૂંક સમયમાં ડેપો મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के एक गांव में 500 बीघा जमीन में ली गई सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। शिनोर तालुका के वनियाद गांव के किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। यहां 50 से 60 किसानों ने 500 बीघा जमीन में सोयाबीन की फसल ली थी, लेकिन फसल में कीड़े पड़ जाने से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है। बाढ़ के समय पानी भर जाने से खेत पानी में डूब गए थे और अब जैसे तैसे उभरे किसान फसल में कीड़े लग जाने से परेशान हैं। यह कीड़े ऐसे हैं कि जिन पर दवाई का भी कोई असर नहीं होता है। ऐसे में राज्य सरकार से नुकसान का सर्वे करवाकर सहायता देने की मांग यह किसान कर रहे हैं। को वनियाद गामना अमे खेडूतो छे, हवे लगभग 50 થી 60 ખેડૂતો છે। 500 થી 600 વીઘા અમારી મોટા ભાગે સોયાબીનનું વાવેતર કરેલ છે। વરસાદ વધારે પડવાથી સોયાબીનને ઘણું નુકસાન થઈ ગયું હતું। ત્યારબાદ અમે જેમ તેમ કરી અને સોયાબીન પાછું ઊભું કર્યું। ત્યારબાદ વરસાદ આવ્યો અને ત્યારબાદ લશ્કરી એર પણ આવી। આજે સોયાબીનનો પાક તદ્દન ખલાસ થઈ ગયો છે। સિનોર તાલુકો વનિયાદ ગામના અમે ખેડૂતો છીએ। મારું નામ રાયતપર નજીતભાઈ છે। વનિયાદ ગામમાં 50 થી 60 ખેડૂતોએ આશરે 500 વીઘા જેટલું સોયાબીન કરેલું હતું। તેમાં છેલ્લો વરસાદ પડવાથી લગભગ 200 થી 250 વીઘા સોયાબીન ફેલ ગયેલ છે। ત્યારબાદ અમે બેરે સોયાબીન ઊભું કર્યું હતું। ત્યારબાદ લશ્કરી ઈયળ પડવાથી તેનો પણ અમે વારંવાર દવા છાંટવાથી તેનો પણ કંટ્રોલ રહ્યો નથી અને સદંતર નિષ્ફળ ગયેલ છે અને સિંગો પણ લાગી નથી। તેથી સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે સહાય જાહેર કરે, બાકી અમે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જઈશું। गुजरात के भावनगर में राजघराने के युवराज जयवीर राज सिंह ने क्षत्रिय समाज के अग्रणी शंकर सिंह वाघेला को जमकर खरी खोटी सुनाई। भावनगर के युवराज जयवीर राज सिंह ने वह क्षत्रिय समाज की किसी भी समिति का हिस्सा नहीं होने की बात कही थी। आज उन्होंने शंकर सिंह वाघेला को स्पष्ट शब्दों में कई सारी बातें कही हैं। 31 मई 2024 પ્રજાવત્સલ્ય નેક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીના નાના પુત્ર જે શિવા બાપા કહેવાતા હતા, બધા ભાવનગરના નગરજનો વચ્ચે એમનું દુઃખ અવસાન થયું હતું। 5-6 દિવસ પછી 5મી જૂને મને શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુનો એક મેસેજ આવ્યો હતો, એક વાયા ચેનલ થ્રુ, કે એમને પરિવાર સાથે આ દુઃખ અવસાન થયું છે,
પરિવારને મળવા આવવું છે. સ્વાભાવિક છે, શંકરસિંહ બાપુ સેવા બાપાને ઓળખતા પણ હશે, કારણ કે બંને એક જ પક્ષના અને રાજનીતિમાં હતા. મને લાગ્યું બાપુ આવે છે અમારે માટે સારું રહેશે. સમાજના એક વડીલ છે, અનુભવી વ્યક્તિ છે, એમનો સહારો પરિવારને મળે આ સમયમાં જરૂરી. બાપુ જ્યારે આવ્યા એમને સાથે અન્ય સમાજના વ્યક્તિઓ આવ્યા હતા. મને આશ્ચર્યચકિત ક્યારે લાગ્યું જ્યારે આવા સમયમાં ભાઈઓ 12મું પણ નહોતું થયું મારા દાદાના. આપણે સંસ્કારી માણસો છે, કોઈ પરિવારમાં દુઃખ અવસાન થાય 12મું સુધી આપણે કોઈ બીજી વાત તો નથી કરતા, ત્યાં જઈને આપણો શોક વ્યક્ત કરીએ છીએ. ત્યારે 5મી જૂને 4:15 વાગે નીલમબાગ પેલેસ હોટેલ બાપુ આવ્યા હતા અને આજ સમિતિની વાત અને પદના પ્રમુખ સ્થાને મને જયવી રાજસિંહજી ગોહિલને બેસાડવાની વાત મારે સાથે કરી હતી. ત્યારે મેં બાપુને સામેથી પૂછ્યું હતું કે આનું કારણ શું છે, કારણ કે અમે બધા અત્યારે શોકમાં છે, અત્યારે દુઃખથી ગુજરીએ છીએ. ત્યારે બાપુએ મને કીધું કે જે ચૂંટણી થઈ હતી રૂપાલા સાહેબ સાથે, જે આખો મુદ્દો ત્યારે થયો હતો, ત્યારે એક પ્રકારની એકતા ઊભી થઈ હતી. તો બાપુએ કીધું કે આ એકતા કન્ટિન્યુ રહેવી જોઈએ. સ્વાભાવિક વાત છે. મેં તો કીધું એકતા કાયમ રહેશે, એને માટે આપણે થોડી કાંઈ બીજું દર અઠવાડિયે આંદોલનની જરૂર નથી ને. બાપુએ કીધું ના, કે આ એક પોલિટિકલ એટલે કે પોલિટિક્સથી ડાયરેક્ટલી સંકળાયેલી બોડી નહીં રહે, પણ જેમ આપ કહો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની માત્ર સંસ્થા RSS છે, એવી એક સંસ્થા એ ઊભી કરવા માંગે છે અને મને લઈને યુवानों जोड़ावा मांगे। गुजरात के भावनगर में CCE की प्राथमिक परीक्षा का परिणाम फिर से घोषित करने की मांग के साथ परीक्षा के उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देते हुए अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाई है। અમે બધા ઉમેદવારો એટલું કહેવા માંગીએ છીએ કે જે સામાન્ય વહીવટી વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અને GSSB ગૌણ સેવાના જે ચેરમેન છે કમલ દિયાની સાહેબ, અમે એમને એટલું કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે તમારી નોટિફિકેશનને તો ફોલો કરો. તમે તમારી નોટિફિકેશનમાં કેટેગરી વાઇઝના 7 ગણા જગ્યાના કેટેગરી વાઇઝ જગ્યાના 7 ગણા લખ્યું છે અને તમે ખાલી જગ્યાના 7 ગણા બોલાવો છો. એમાંથી હજારો ઉમેદવારોને અન્યાય થયો છે. એટલે તમે 71 સીટમાં જે એક્ઝામ લીધી CBRT પ્રમાણે એમાં તો અન્યાય થયો જ છે, પણ સાથે તમે તમારું મેરિટ આટલું ઊંચું લઈ ગયા જે ખરેખર અન્યાયપૂર્ણ છે અને તમારી જ નોટિફિકેશનને તમે ફોલો નથી કરતા, એ ખરેખર અન્યાયપૂર્ણ છે. સરકારશ્રી તથા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના નોટિફિકેશન પ્રમાણે કેટેગરી વાઇઝ 7 ગણા ઉમેદવારોને ન બોલાવતા જગ્યાના 7 ગણા ઉમેદવારોને બોલાવતા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય થવા પામ્યો છે. સાથે સાથે જે નોર્મલાઇઝેશન સિસ્ટમ અપનાવેલ છે તેમાં પણ ઘણા ઉમેદવારોને રોષ છે પ્રત્યે, કારણ કે એમાં રો માર્ક્સ નથી બતાવેલા અને ઘણા ઉમેદવારોને પૂરતો વધારો નોર્મલાઇઝેશનમાં થયો નથી. તે માટે થઈને આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રી ने આપવામાં આવે છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।